गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं कार्यवृत्त तथा कार्य उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक। ये हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल समाजशास्त्र का पेपर औद्योगिक समाजशास्त्र, उसका यूनिट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर, जहाँ हम पिछले समय से पढ़ रहे हैं कि कार्य के संबंध में विभिन्न प्रकार की मान्यताएं प्रचलित रही हैं तथा इसके बारे में विभिन्न प्रकार के आदर्शों को भी मान्यता दी गई है। अगर हम प्राचीन समय के यूनान के विचारकों के कार्य के संबंध में कहते हैं कि कार्य में शारीरिक श्रम बुद्धि को कुंठित कर देता है, इसलिए समाज के कुलीन और अभिजात लोगों को कार्य से दूर रहना चाहिए। कार्य करना दासों के लिए उपयुक्त माना जाता था। प्रारंभ में ईसाई धर्म में भी यह माना जाता था कि कार्य पाप के बदले दंड है। यह भी विश्वास था कि कार्य में लगे रहने से दूषित विचारों से रक्षा होती है तथा शरीर एवं आत्मा भी इससे सुरक्षित रहती है। हिंदू विचारक भी यह मानते थे कि कार्य एक प्रकार का दंड है जो व्यक्ति को भोगना पड़ता है तथा इससे मुक्ति केवल स्वर्ग में ही मिलती है। लेकिन जैसे ही यूरोप में मध्यकालीन समाज में ईसाई धर्म के आचार्यों ने कार्य के संबंध में नैतिक एवं धार्मिक कल्पना विकसित की, यह कल्पना भारत की जाति प्रथा से मिलती जुलती थी। उनके अनुसार कार्य देवताओं की देन है। समाज में प्रार्थना एवं कार्य दोनों ही आवश्यक हैं। यहाँ तक कि पादरी एवं साधु सभी के लिए कार्य आवश्यक था, लेकिन वह विभिन्न वर्गों के लिए उनके जन्म एवं स्तर के अनुसार अलग अलग प्रकार का था। हर एक वर्ग का कार्य पहले से ही निश्चित था तथा यह महत्वपूर्ण माना जाता था कि किसी व्यक्ति को अपने कार्य से तभी छुटकारा प्राप्त हो सकता है जबकि वह सेना में भर्ती हो जाए या पादरी बन जाए या राजनीति में चला जाए या दस्तकारी का कार्य करने लगे। समाज में जो दस्तकारी के कार्य करने वाले व्यक्तियों का स्तर था वो बहुत ऊंचा माना जाता था, क्योंकि वे समाज के लिए आवश्यक वस्तुओं का निर्माण करते थे। लेकिन जैसे ही यूरोप में नवजागरण आंदोलन से कार्य की कल्पना में कुछ और परिवर्तन हुआ, कार्य को व्यर्थ एवं कष्ट साध्य मानने के स्थान पर व्यक्ति की सृजनात्मक अभिव्यक्ति का साधन माने जाने लगा। ब्रूना का विश्वास था कि गरीबी के विरुद्ध लड़ने एवं विजय प्राप्त करने के लिए कार्य एक सबल एवं सुदृढ़ यंत्र था। प्रोटेस्टेंट सुधारवाद के कार्य के महत्व में भी अधिक वृद्धि थी। मार्टिन लूथर कहते हैं कि कार्य जीवन का आधार एवं कुंजी है। प्रोटेस्टेंट धर्म में कार्य, उद्योग, परिश्रम, संयम एवं बचत पर अधिक बल दिया जाता है। इससे श्रम एवं कार्य की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। इस धर्म के अनुसार मनुष्य को अपने को पूर्ण बनाने के लिए कार्य करना चाहिए तथा ईश्वर की कृपा से मनुष्य को अपने को इसी संसार में बदल सकता है। जैसे मैक्स वेबर कहते हैं कि पूंजीवाद के विकास में कार्य के प्रति प्रोटेस्टेंटवादी विचारधारा ने अत्यधिक सहयोग दिया। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में भी विभिन्न जाति एवं धर्म का प्रतीक रहा है कार्य।
संपूर्ण समाज में 4 प्रमुख वर्ग मौजूद थे: ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय एवं शूद्र। और कार्य के आधार पर इनमें भी कई वर्ग थे। बहुत समय से जब ये कठोर व्यवस्था रही, जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता था उसे वहीं का कार्य करना पड़ता था। शूद्र लोग उच्च जाति के लोगों के कार्य को नहीं कर सकते थे, लेकिन जब वह कार्य का वितरण जाति के आधार पर न होकर योग्यता, कुशलता एवं सामर्थ्य के आधार पर होने लगा, शिक्षित एवं प्रगतिशील विचारधारा के व्यक्ति यह स्वीकार करने लगे कि कठोर एवं निम्न स्तर के कार्य शूद्रों से कराने से कोई औचित्य नहीं है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी कार्य अपनी रुचि के अनुसार करने का पूरा अधिकार है। अगर हम आजकल की बात करें तो सभी विकसित एवं विकासशील देशों में राष्ट्र निर्माण एवं उत्थान तथा समाज के कल्याण एवं उन्नति के लिए कार्य को महत्वपूर्ण माना है। कार्य करने वाले व्यक्तियों की कुशलता बढ़ाने के लिए कार्य की दशाओं में सुधार करने का प्रयास निरंतर जारी है। उद्योगों में काम करने वाले व्यक्तियों को उचित सम्मान एवं प्रतिष्ठा दी जाती है और इस तरह से हम देखते हैं कि कार्य के प्रति धारणाएं समय समय पर बदलती नहीं। अब हम देखते हैं कि कार्य प्रक्रिया, कार्य उत्पादन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वे क्या हैं। यानी किसी भी व्यक्ति के कार्य के उत्पादन को मापने के लिए एवं रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट करने के लिए कार्य वक्र ग्राफ पेपर पर बनाई गई एक ऐसी रेखा होती है जो किसी भी दिन या अवधि में किसी व्यक्ति द्वारा उत्पादन को प्रदर्शित करती है। कार्य वक्र उद्योगों में किए जाने वाले पेशीगत एवं मानसिक दोनों ही प्रकार के कार्यों के लिए बनाई जाती है। कार्यवृत्त के द्वारा व्यक्ति के कार्य की प्रगति एवं गति की जानकारी हो जाती है। इसमें हम 3 दशाएं देखते हैं। पहला है प्रारंभिक उत्साह। प्रारंभिक उत्साह से मतलब है कि कार्य प्रारंभ करते समय व्यक्ति ताज़ा होता है तथा उसे कोई थकान नहीं होती। यानी जब व्यक्ति अपना कार्य आरंभ करता है तब वो बिल्कुल ही थकान मुक्त होता है, क्योंकि वो बिल्कुल ही फ्रेश उठ के आता है। तो इसके कारण वह तेज़ी से कार्य करता है, जिससे कार्य ज़्यादा होता है। तो कार्यवक्र प्रारंभ से ज़्यादा बढ़ता जाता है। नेक्स्ट आती है मध्यम स्थिति। जिस ताजगी एवं तेज़ी से व्यक्ति कार्य करना प्रारंभ करता है वह उसी प्रकार नहीं बनी रहती। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि प्रारंभ में व्यक्ति बिल्कुल जब अपना कार्य शुरू करता है तब उसे थकान नहीं होती, तो वो बहुत तेज़ी से कार्य करता है और तेज़ी से कार्य करने से जो ग्राफ है वो बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे कार्य करता रहता है तो मध्यम स्थिति आती है, तो कार्य करने से थकान उत्पन्न होती है तथा कार्य करने की गति मंद होने लगती है। इस स्थिति में कार्यवृत्त मंद गति से हास के रूप में प्रदर्शित करता है। उसी तरह से हम देखते हैं कि जो अंत में जो स्थिति आती है वो है अल्पकालीन उत्कर्ष। यानी कार्य का समय समाप्त होने से पूर्व व्यक्ति यह सोचता है कि उसका कार्य समय पर समाप्त होने जा रहा है, तो वो थके होने पर भी एक बार पुनः क्या करता है, वो पुनः उत्साहपूर्वक उस काम में लग जाता है, जिससे कार्यवृत्त में
अल्पकालीन उत्कर्ष दिखलाई देता है। व्यक्ति थका हुआ तो होता है तथा कार्य का समय समाप्त होने का तो होता है, लेकिन ये उत्कर्ष अल्पकालीन ही होता है। तो इस तरह से हमने देखा प्रारंभिक उत्साह, मध्यम उत्साह और अल्पकालीन उत्साह। प्रारंभिक उत्साह में व्यक्ति अपना कार्य बहुत उत्साहपूर्वक करता है, जल्दी जल्दी करता है। फिर धीरे धीरे उसको थकान आने लगती है, वो उसकी मध्यम स्थिति होती है। और अल्पकालीन स्थिति वो होती है जब उसे लगता है कि अब ये मेरा कार्य समाप्त होने जा रहा है, तो एक बार पुनः वापस प्रफुल्लित होकर अपना कार्य बहुत अच्छे से उत्साहपूर्वक करने लग जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कार्य की अवधि में दिए गए विश्राम से कर्मचारी की थकान कम होती है, जिससे उसकी कार्य क्षमता एवं कार्य की गति पर प्रभाव पड़ता है। और इसी प्रकार के प्रभाव को हम कार्य द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कार्यवृत्त या कार्योत्पादन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। थैंक्स।